हेलो बच्चों, एसडीएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 की कविताएं पढ़ेंगे। पहली कविता है कविता के बहाने तथा दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। इन दोनों कविताओं के कवि श्री कुंवर नारायण जी हैं। सबसे पहले कवि परिचय पढ़ेंगे। श्री कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। ये इनके काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार सामान्य है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनका निधन 15 नवंबर सन 2017 को दिल्ली में हुआ। कुंवर नारायण जी की पहली कविता है कविता के बहाने। इस कविता में कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला गया है। कवि का कहना है कि कविता में चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों के खेल, इन तीनों का समावेश है। ये तीनों अपने आप में सुंदर होते हुए भी ससीम हैं, परंतु कविता का क्षेत्र असीम है। उसके अंतर्गत जड़, चेतन, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि सभी का विस्तार संभव है। यह इस कविता में बताया गया है। अब हम कविता पढ़ेंगे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं कि कविता चिड़िया की उड़ान को देखकर नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है। वह स्वयं भी उड़ान भरती है। उसमें नए नए भाव, नए नए रंग, नए नए विचार आते हैं। कविता की उड़ान इतनी ऊंची होती है कि बेचारी चिड़िया उसका ओर छोर नहीं जान पाती। कविता का विस्तार चिड़िया की समझ से परे है। कविता न केवल घर के भीतर होने वाली गतिविधियों पर लिखी जाती है, बल्कि बाहर के संसार को भी व्यक्त करती है। वह कभी इस घर के बारे में लिखी जाती है तो कभी उस घर के बारे में। आशय यह है कि कविता में घर घर की कहानी वर्णित होती है। कविता किस प्रकार कल्पना के पंख लगाकर सब जगह घूम जाती है, यह उस बेचारी चिड़िया की समझ से परे है। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति ससीम है, किंतु कविता का क्षेत्र अनंत है। अब इस कविता का दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कवि कहते हैं कविता फूलों को खिलता देखकर खिलती है, पल्लवित होती है और पुष्पित होती है। उसमें नए नए रंग, भाव और सौंदर्य भर आते हैं, परंतु फूल बेचारा ससीम है। वह कविता को सुगंध और सौंदर्य से तो भर देता है, किंतु कविता के खिलने को नहीं समझ पाता। उसका बोध सीमित है। फूल तो बेचारा एक दिन गंध रहित हो भी जाता है, किंतु कविता किस प्रकार बिना मुरझाए महकती रहती है। वह घर के भीतर और बाहर, हर घर द्वार पर अपनी भाव सुगंध बिखराती रहती है। इस बारे में बेचारा फूल कुछ नहीं जान पाता। वह तो बस सुगंध से भरना और फिर एक दिन झर जाना, इतना ही जानता है।
अब हम तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक घर कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कवि कहते हैं कि कविता में भी बच्चों के खेलों को देखकर कवि शब्द क्रीड़ा करता है। वह शब्दों के, भावों के, विचारों के नए नए खेल खेलता है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हुए कभी घर में जाते हैं, कभी बाहर भागते हैं, वे इस उस सभी घरों के समान रूप से खेल खेलते हैं। उनके मन में अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता। वे खेल खेल में सभी को अपना बना लेते हैं। वे सब घरों को एक करके क्या कहना चाहते हैं, ये तो बच्चे ही जानते हैं। उन्हीं बच्चों के अनुसार कवि कर्म भी एक खेल है, शब्दों का खेल। कवि शब्दों के माध्यम से अपने मन के, बाहरी संसार के, अपनों के, परायों के, सब घरों के मनोभावों को वाणी देता है। वह सबको समान मानकर उनकी भावनाओं को व्यक्त करता है। इस कविता में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं। जैसे इस कविता में मानवीकरण अलंकार है, कविता के पंख लगाने में रूपक अलंकार है, बाहर भीतर इस घर उस घर में अनुप्रास अलंकार है। इस कविता की भाषा अत्यंत सरल, सुगम और प्रभावमयी है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। कुंवर नारायण जी की दूसरी कविता बात सीधी थी पर कविता में भाषा की सरलता और सहजता को रेखांकित किया गया है। कवि का कहना है कि हमें सीधी सरल बात को सीधे सरल शब्दों में कहने का प्रयास करना चाहिए। भाषा के प्रदर्शन के फेर में पड़ते ही बात उलझने लगती है। जैसे जैसे कवि उलझाव से निकलने का प्रयास करता है, जटिलता और अधिक बढ़ने लगती है। कुछ लोग इस उलझाव का समर्थन करते हैं, परिणाम स्वरूप बात का मूल प्रभाव नष्ट हो जाता है। कहने वाला भाषा की जटिलता से तंग आकर जोर जबरदस्ती करने लगता है। इस प्रकार वह चाहे अनचाहे अनाड़ी बन जाता है। यह इस कविता में बताया गया है। अब हम कविता पढ़ेंगे। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा के बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। शब्दार्थ समझेंगे। चक्कर यानी प्रभाव दिखलाना, टेढ़ा फंसना यानी बुरा फंसना, पेचीदा यानी कठिन या जटिल। अब हम अर्थ समझेंगे। कवि कहते हैं कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु मैंने सोचा कि इसके लिए बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करूं। जैसे ही मैंने भाषाई प्रभाव जमाने की चेष्टा की, बात की सरलता खो गई, सरल सी बात कठिन हो गई। तब मैंने मूल बात को व्यक्त करने के लिए भाषा के शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदलना शुरू किया। जब बात न बनी तो मैंने फिर से शब्दों को काटा छाटा, कहीं से तोड़ा मरोड़ा, कभी इधर घुमाया, कभी उधर फिराया। मैंने चाहा कि मूल बात प्रकट हो सके। मैंने कोशिश की कि या तो मेरे मन की बात सहजता से प्रकट हो जाए या फिर भाषा के उलट फेर से बने जंजाल से मुक्ति मिले, परंतु दोनों न हो सकें। इधर कोशिश करने पर भाषा और अधिक जटिल होती गई, उधर मूल बात भी अपनी सरलता खोकर जटिल होती गई। इस प्रकार पल प्रतिपल जटिलता बढ़ती चली गई। अब इस कविता का दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी
तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। धैर्य यानी धीरज, बेतरह यानी बुरी तरह, कर्तव्य यानी चमत्कार, तमाशबीन यानी तमाशा देखने वाले, दर्शक, शाबाशी माने प्रशंसा या प्रोत्साहन। अब हम अर्थ समझेंगे। कवि कहते हैं कि भाषा के चक्कर में फंसी बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने के बजाय कवि उसे और अधिक कोशिश करके उलझाता चला गया। जिस प्रकार पेंच ठीक से न लगे तो उसे खोलकर फिर से लगाने की बजाय उसे कोई ज़बरदस्ती कसता चला जाए, कवि को बात के साथ ज़बरदस्ती इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उसकी इस बेवकूफ़ी पर वाह वाह करने वाले और शाबाशी देने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी। वे उसे जटिल पेचदार भाषा बनाने पर बधाई और प्रोत्साहन दिए जा रहे थे। इस कारण वह भी भाव और भाषा दोनों को कठिन बनाता चला गया। अब हम तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब हम शब्दार्थ समझेंगे। कसाव यानी कसावट, सहूलियत यानी आसानी सरलता, बरतना यानी प्रयोग करना। अब हम अर्थ समझेंगे। कवि कहते हैं कि भाषा के साथ जबरदस्ती करने का वही परिणाम हुआ जिसका कवि को डर था। भाषा को तोड़ने मरोड़ने से मूल भाव का प्रभाव ही नष्ट हो गया, उसकी व्यंजना ही नष्ट हो गई, उसकी अभिव्यक्ति ही कुंद हो गई। भाषा भावहीन खेल बनकर रह गई। भाषा की उछल कूद शेष रह गई, मूल कथ्य नष्ट हो गया। अंत में कवि ने झल्ला कर अभिव्यक्ति को चमत्कारी शब्दों से ठूंस ठूंस कर ऐसे ही छोड़ दिया। तब वह कविता ऊपर से तो अच्छी भली कविता जैसी दिखने लगी, परंतु उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति बिखर गई। कथन में कोई प्रभाव नहीं रहा, भावों की सघनता नष्ट हो गई, वह कविता प्रभावहीन हो गई। तब बात ने शरारती बच्चे की तरह कवि से खेल करते हुए पूछा, तुम मुझसे खेल खेलते हुए ही व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो, अपनी बेवकूफ़ी भरी मेहनत पर पसीना बहा रहे हो। क्या तुमने अब तक भाषा को सहजता, सरलता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? यदि नहीं सीखा तो यह तुम्हारी अक्षमता है, अयोग्यता है। इस कविता में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया इन शब्दों में शब्द युग्म का प्रयोग किया गया है। साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवि ने पेच कसने में दृश्य बिंब रूप का अतिशयोक्त अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुश्किल, कर्तव्य, साफ, तमाशबीन, शाबाशी में उर्दू शब्द का प्रयोग किया गया है। कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। जोर जबरदस्ती, पसीना पहुँचते में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। तो हमने यहाँ पर दो कविताएं पढ़ी, कविता के बहाने तथा बात सीधी थी पर। तो बच्चों, अगर आपको ये कविताएं अच्छी लगी हों तो नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।